नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय और हम बात कर रहे हैं मर्टन के प्रकार्यवाद के बारे में। वास्तव में प्रकार्यात्मक सिद्धांत का निर्माण जिस प्रकार मर्टन ने किया है वो एक प्रकार का सैद्धांतिक संहिताकरण या कोडिफिकेशन है, जिसमें वे रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की और पार्सन से जो कुछ ले सकते थे उन्होंने लिया। इन सबको वो एक व्यवस्थित श्रेणी या संहिता में रखते हैं। यही उनका प्रकार्यात्मक विश्लेषण का सिद्धांत है। सबसे पहले प्रकार्य पद का अर्थ बताते हुए वे सलाह देते हैं कि इस पद के मनमाने प्रयोग को छोड़कर विशिष्ट अर्थ में ही काम में लेना चाहिए। प्रकार्य पद का विशिष्ट अर्थ गणित के चर से जुड़ा है और इसका अर्थ व्यवस्था के एक भाग का संबंध अन्य भागों और संपूर्ण व्यवस्था से होता है। इसके बाद वे प्रकार्यात्मक विश्लेषण को वैचारिकी के स्तर पर देखते हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण अपने आप में बहुत जटिल है। इसके बहुत से परस्पर विरोधी स्वरूप होते हैं। रॉबर्ट मर्टन ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत का ऐतिहासिक विश्लेषण किया। जहां एक ओर उन्होंने अगस्त कॉम्ट से लेकर दुर्खाइम तक के समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद के विकास को देखा, वहीं उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की द्वारा विकसित प्रकार्यात्मक सिद्धांत का विश्लेषण भी किया। इन सब से कुछ न कुछ उधार लेकर मर्टन ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक पैराडिम यानी मॉडल तैयार किया। उनका कहना है कि हम दुनिया के किसी भी समाज का अध्ययन करना चाहें और यदि हमारे अध्ययन का संदर्भ प्रकार्यवादी है तो उनका यह मॉडल लागू किया जा सकता है। मॉडल तो एक विधि है जिसकी सहायता से हम समाज का अध्ययन कर सकते हैं। बड़े चिंतन और आनुभविक व्यवहार के अमूर्तीकरण के बाद मर्टन ने इस पैराडिम को बताया। पैराडिम में 11 आइटम या मद हैं। इन मदों को अध्ययन में लागू कर समाज की प्रकार्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। मर्टन के इस पैराडिम के 10 मद या आइटम हैं, जिसके अंतर्गत पहला मद है वे मद जिनके प्रकारों की पहचान करनी है। अनुसंधानकर्ता के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि वह उन आदर्श सामाजिक सांस्कृतिक मदों या आइटम को पहचाने जिनका वह प्रकार्यात्मक अध्ययन करना चाहता है। जैसे भारतीय गांव के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को यह पक्का करना होगा कि वह गांव के अगणित तत्वों, विकास, अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, परिवार और राजनीति आदि में से किन मदों का अध्ययन करना चाहता है। जब मद निश्चित हो जाते हैं तब मर्टन का पैराडिम आगे चलता है। मर्टन के इस पैराडिम का दूसरा मद है अध्ययन से संबंधित उद्देश्य और प्रेरणाएं। जब व्यक्ति किसी एक मद को अपने गहन अध्ययन के लिए तय करता है तो उसके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर आता है वह होता है अनुसंधानकर्ता अमुक मद का अध्ययन क्यों करना चाहता है, इसके पीछे उसके उद्देश्य क्या हैं, अध्ययन का कारण किस प्रकार आइटम से संबंधित अभिवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। इन प्रश्नों का जवाब व्यवस्था के उद्देश्यों को निश्चित करेगा। जैसे मान लीजिए कोई राजनीति और अपराध के गठबंधन को अपने अध्ययन का विषय बनाते हैं, तो इस तरह के अध्ययन में स्वाभाविक रूप से हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे इस अध्ययन करने का कारण क्या है और इससे किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। लक्ष्य के प्रति यह चेतना प्रकार्यात्मक विश्लेषण में सहायक होती है। मर्टन के पैराडिम का तीसरा कारक है कि मद के प्रकार्य किस प्रकार व्यवस्था को बनाए रखते हैं। किसी भी प्रकार्यात्मक विश्लेषण में इस तथ्य की खोज करनी चाहिए कि जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं वह कहाँ तक अध्ययन क्षेत्र की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है। कहीं यह मद दुष्कार्य या डिसफंक्शनल तो नहीं है। सामान्य रूप से अनुसंधानकर्ता की प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी भी मद के सकारात्मक प्रकारों को ही देखता है। इस प्रवृत्ति के कारण नकारात्मक दुष्कार्य उपेक्षित रह जाते हैं। इसलिए किसी भी मद को सकारात्मक कार्य को देखते हुए हमें प्रयुक्त अवधारणाओं का प्रकार्य के विभिन्न प्रकारों के संबंध में विश्लेषण करना चाहिए। इस तरह के विश्लेषण में कई समस्याएं रहती है। प्रकार्यवाद की चौथी इकाई है
उन इकाइयों की पहचान जिनके लिए मद प्रकार्यात्मक है। यह मानकर चलना भ्रमपूर्ण होगा कि किसी भी मद के लिए सभी गतिविधियां प्रकार्यात्मक होंगी। सामाजिक व्यवस्था में कई इकाइयां होती है, जैसे परिवार की व्यवस्था में पति पत्नी के संबंध, माता पिता संतान के संबंध, परिवार और नातेदारी के संबंध, ऐसी बहुत सारी इकाइयां होती हैं। कोई भी प्रकार जो एक इकाई के लिए सकारात्मक होता है, वही इसी व्यवस्था में अन्य इकाइयों के लिए नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे परिवार में पत्नी नौकरी धंधा करके परिवार की आय में वृद्धि करती है, इसका सकारात्मक प्रकार यह है कि परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। लेकिन नकारात्मक दृष्टि से संतान इकाई पर्याप्त पालन पोषण से वंचित रह जाएगी। इसलिए प्रकार्यात्मक विश्लेषण में उन इकाइयों की श्रृंखला का पता लगाना चाहिए जिनके लिए सकारात्मक प्रकार्य हुए हैं। मर्टन के पैराडिम का 5वां मद है उन प्रकार्यों की खोज जो व्यवस्था की आवश्यकताओं और पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। किसी भी व्यवस्था की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। व्यवस्था की इकाइयों का प्रकार्य इन आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ये आवश्यकताएं श्रेणी विभाजन की दृष्टि से 2 प्रकार की हैं। कुछ आवश्यकताएं सार्वभौमिक होती हैं और कुछ विशिष्ट, जो दुनिया की किसी भी व्यवस्था में देखी जा सकती है। इसलिए प्रत्येक मद की प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो सार्वभौमिक और विशिष्ट दोनों प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस प्रकार जब हम प्रकार्यात्मक विश्लेषण करते हैं, तब हमें यह देखना चाहिए कि किन इकाइयों या मदों के प्रकार ऐसे हैं जो जैविकी और जीवित रहने की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसा करने के बाद इन प्रकारों को सार्वभौमिक और विशिष्ट प्रकारों में वर्गीकृत करना चाहिए। पैराडिम का 6वां मद है वह क्रियाविधि जिसके माध्यम से प्रकार्य संपन्न किए जाते हैं। व्यवस्था की आवश्यकताएं ही व्यवस्था को जीवित रखती हैं। सामान्य रूप से इन आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी क्रियाविधि के द्वारा पूरी की जाती है। विवाह एक व्यवस्था है। इसकी आवश्यकता यौन प्रजनन और मोक्ष आदि के लिए हो सकती है। इस प्राप्ति के लिए कई क्रियाविधियों को काम में लिया जाता है। विवाह, निमंत्रण, मंडप, पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान, प्रीति भोज जैसी कई क्रियाविधियां हैं जिनके माध्यम से विवाह पूर्ण होता है। व्यवस्था के विभिन्न मदों की प्रक्रियाओं को जानने के अलावा अनुसंधानकर्ता को इस तथ्य का पता भी लगाना चाहिए कि किन क्रियाविधियों या साधनों द्वारा यह प्रकार्य पूरे किए जाते हैं। पैराडिम का 7वां आइटम है प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा। मर्टन यह आग्रह करते हैं कि व्यवस्था की कोई भी प्रक्रिया जिसे एक मद पूरा करता है अपरिहार्य नहीं है, बल्कि प्रकार्यों को करने वाले कई अन्य वैकल्पिक मद भी हैं। इन वैकल्पिक मदों की पहचान की जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का विश्वास ईश्वर में है तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे कई वैकल्पिक प्रकार्य प्राप्त हैं। वह हिंदू धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपना सकता है। हिंदू धर्म के प्रकार्य ही उसके लिए अपरिहार्य नहीं हैं। आदिम समाजों में ऐसे प्रकार्यात्मक विकल्प नहीं होते। आधुनिक औद्योगिक समाजों में तो किसी भी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए बहुत से विकल्प किसी भी समाज या व्यक्ति के लिए उपलब्ध होते हैं। मर्टन के पैराडिम का 8वां मद है प्रक्रिया के लिए संरचनात्मक दबाव। अपने पैराडिम में मर्टन ने यह आग्रहपूर्वक कहा है कि व्यवस्था में प्रकार्यात्मक विकल्पों के होते हुए भी कुछ संरचनात्मक दबाव व्यक्ति पर इस तरह होते हैं कि उसे एक निश्चित प्रकार्य या मद को ही अपनाना पड़ता है। जैसे जैविकी आवश्यकता के लिए दाल रोटी का भोजन एक निश्चित प्रकार्य को पूरा करता है। इसके विकल्प के रूप में चावल, मछली या मांसाहारी भोजन भी उपलब्ध है। फिर भी व्यक्ति या उसके जाति समूह पर शाकाहारी भोजन का ऐसा दबाव होता है कि व्यक्ति मांसाहारी भोजन के प्रकार्यात्मक विकल्प को असली रूप में नहीं अपना सकता। इसलिए प्रकार्यात्मक विश्लेषण में अनुसंधानकर्ता को ऐसे संरचनागत या संस्थागत दबावों की पहचान भी करनी चाहिए जिन्हें मानने के लिए कोई भी व्यवस्था बाध्य होती है।
पैराडिम का नवा चरण है गतिशीलता और परिवर्तन। प्रकार्यात्मक सिद्धांत पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसमें ठहराव या गतिहीनता है। इस आरोप को दूर करने के लिए मर्टन ने इस मत में कहा है कि अपने आप में प्रकार्यवादी सिद्धांत गतिहीन नहीं होकर गतिशील है। वास्तव में गतिहीनता का आरोप मानवशास्त्रियों के द्वारा लगाया गया था। उन्होंने अपने शोध निष्कर्षों में पाया कि अफ्रीका और भारत की जनजातियां एकदम गतिहीन और जड़ हैं। इसी निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत में गतिहीनता पर जोर दिया, जबकि मर्टन कहते हैं कि जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं में बदलाव आता है, वैसे ही प्रकार्यों में भी बहुलता आती है। यदि प्रकार्यों में गतिशीलता नहीं है तो व्यवस्था का समय के अनुसार तुरंत प्रभाव बिगड़ जाएगा और उसमें संघर्ष आ जाएगा। प्रकार्यवादी सिद्धांत की इस गतिशीलता को हम हमारे देश की जाति व्यवस्था में भी देख सकते हैं। एक समय ऐसा था जब निम्न और दलित जातियों पर बहुत सारी निर्योग्यताएं लादी गई थी। वे स्पर्श थी, मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित था, सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं ला सकते थे। लेकिन संविधान बनने के बाद ये सब निर्योग्यताएं हटा दी गई। निम्न जातियों की संविधान में अन्य नागरिकों के समान दर्जा दिया गया, इसलिए एक संघर्ष टल गया और आज भी जाति व्यवस्था कायम है। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रकार्यों में भी बदलाव आता है। मर्टन के प्रकार्यवाद के पैराडिम का एक और चर जो है वह है प्रकार्यात्मक मान्यताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति का युक्तियुक्त प्रमाणीकरण। मर्टन ने अपने मॉडल में इस तथ्य को बार बार दोहराया है कि किसी भी मत के प्रकार्य ऐसे होने चाहिए जो इस बात को प्रमाणित करें कि व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति इनके प्रकार्यों के संपादन द्वारा होती है। जैसे यदि हमारी यह मान्यता है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को ज्ञान का विशाल भंडार प्रस्तुत करते हैं, तो प्रकार्यात्मक विश्लेषण के द्वारा युक्तियुक्त ढंग से यह देखा जाना चाहिए कि किस भांति विभिन्न मत इन मान्यताओं को पूरा करते हैं। मान्यताओं के अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकताएं भी होती है, इसलिए तार्किक रूप से यह देखा जाना चाहिए कि किसी सीमा तक विभिन्न मदों के प्रकार व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मर्टन के पैराडिम का 11वां और आखिरी चरण है प्रकार्यात्मक विश्लेषण से जुड़ी हुई वैचारिक समस्याएं। मर्टन कहते हैं कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण में कोई आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा अंतर्निहित नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत एकदम इन तत्वों से रहित है। प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री जिस तरह के मूल्यों से प्रेरित होता है, उन्हीं के आधार पर अपना विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। इसलिए यह समझ लेना कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रत्येक विचारधारा से मुक्त है, दोषपूर्ण है, क्योंकि विचारधारा का विकल्प तो प्रकार्यवादी समाजशास्त्री पर निर्भर होता है। इसी के साथ मर्टन के इस प्रकार्यात्मक पैराडिम के बारे में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे।